हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुभम क्लासेस। बेटा आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आई होप बेटा एसएसटी में अभी तक जितना चैप्टर पढ़ाया गया है सारे टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा भूगोल में पाठ 2। क्या है? चैप्टर 2 वन और वन्य जीव संसाधन। जैसा कि बेटा आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि वन मतलब क्या होता है? वन मतलब होता है पेड़ पौधे, है ना, जंगल, पेड़ पौधे। और वन्य जीव मतलब क्या होता है कि जो जंगल में पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं उनको बोलते हैं वन्य जीव। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? वन्य जीव। और संसाधन, जो उनके जीने का साधन होता है उसे बोलते हैं संसाधन। तो आज हम लोग इसी सब के बारे में, बस जो अपने आसपास चीजें दिखती हैं जैसे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, हम लोग उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर बेटा बहुत इंटरेस्टेड है, आप लोग बहुत मन से पढ़िए, क्योंकि पता है ये इसमें ऐसी चीजें हैं जो सब लोग जानते हैं, ऐसी चीजें नहीं है जो आप लोग नहीं जानते हो, सब कुछ जानते हो। और जब कोई मतलब पहले से कोई जानता हो और वो पढ़ाया जाता है चैप्टर या कोई बात बताई जाती है तो बड़ा इंटरेस्टेड लगता है कि नहीं? वैसे ही मैंने इस चैप्टर का फ्रेम बता दिया कि इस चैप्टर की थीम क्या है, हम लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक है बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे डिफरेंट तरीके के क्या है, पशु है, पक्षी हैं, ठीक है, पशु पक्षी हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पढ़ते हैं जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? अब अगर इसमें से कोई बच्चे जानते हैं तो आप लोग अपने अपने शब्दों में बताने की कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत। जैव विविधता, विविधता मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट, है ना। तो जैव विविधता से तात्पर्य उन सभी विभिन्न प्रकार के जीवन से है जो आपको एक क्षेत्र में मिलेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर, कवक और बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव शामिल हैं। ये सभी प्रजातियां और जीव एक जटिल जाल के समान विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में एक साथ काम करते हैं। यह कार्य संतुलन बनाए रखने तथा जीवन को सहारा देने में क्या करता है? मदद करता है। अब बेटा जैव विविधता हमारा टॉपिक है, जैव विविधता। तो हम लोगों को इसके बारे में पता करना होगा कि मतलब एक ही वातावरण में रह के तरह तरह के लोग, जैसे आप लोग ले लीजिए एग्जाम्पल की जैसे एक आम है, ठीक है, आम की बहुत सारी वैरायटी आती है कि नहीं? चौसा है, लंगड़ा है, देसी है ना, बहुत सारी वैरायटी आती है। हम लोग उसको आम ही कहेंगे लेकिन उसकी वैरायटी अलग अलग है। अगर हम लोग कोई फ्लावर ले लेते हैं, जैसे अड़हुल का फूल ले लेते हैं, उसका फ्लावर, तो वो भी फूल अड़हुल का आता है लेकिन वो भी अलग अलग तरह का आता है, उसकी जाति बदल जाती है। तो हम लोग एक जो एरिया है, एक वातावरण है, उसमें तरह तरह के लोग रहते हैं, ठीक है, एक ही वैरायटी के बहुत सारे लोग रहते हैं, कभी कभी होती वैरायटी चेंज हो जाती है ना। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे और उसी को कहते हैं जैव विविधता। एक वातावरण में तरह तरह के लोग मिलकर क्या बनाते हैं? एक जैव वातावरण बनाते हैं, जिसे कि क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। उसमें हमारे पशु पक्षी, जीव जंतु, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, कीट पतंगे, मतलब सारी चीजें आ जाती है, मनुष्य भी उसमें शामिल हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। क्या है ये प्राकृतिक संसाधन? प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने व पनपने वाले पादप समूह, वन, घास, भूमि आदि इसके प्रकार हैं। इसे अक्षत वनस्पति के रूप में भी जाना जाता है। बेटा ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे आप लोग देखते हैं कि कभी पेड़ों में घास अपने आप ही उग जाता है, कोई तो घास बोने नहीं जाता है, कोई घास अपने आप हो जाता है, कोई छोटे छोटे जंगली पेड़ पौधे अपने आप ही खेतों में हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं
अच्छत वनस्पति मतलब प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक वनस्पति, उसको बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। मतलब वो नेचुरल है, वो अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है, उसको बोने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे गेहूं की फसल में बथुआ अपने आप हो जाता है ना, होता है कि नहीं? या तो फिर देखिए कोई फसल हम लोग बोते हैं या नहीं भी बोते हैं, अगर ऐसी भी भूमि है तो उसपे तरह तरह के अनावश्यक, जिसको हम लोग जानते भी नहीं है, वो भी पेड़ पौधे उस पे उग जाते हैं, छोटे छोटे घास उग जाते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। और उसका एक नाम भी और भी है, उसे बोलते हैं अच्छत वनस्पति। जैसे यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम देखने से आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। आगे चलते हैं, स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां, स्थानिक पादप, अच्छत प्राकृतिक वनस्पति जो विशुद्ध रूप में भारतीय है, इसे स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां कही जाती। स्वदेशी मतलब जो अपने देश की हो, ठीक है, जो अपने देश के पेड़ पौधे हैं जिनको हम लोग बाहर से नहीं लाए, जो अपने देश में ही होती। जैसे कपास है, जो कपास की खेती की जाती है वह क्या है, वह स्वदेशी है ना, उसको बाहर से नहीं लाया गया। लेकिन अगर हम लोग चाय बोल देंगे तो चाय भारत की फसल नहीं है, है बेटा? चाय है, कहवा है, ठीक है, कॉफी है, ये सब हमारे भारत की फसल नहीं है, ये सब बाहर की फसल है। मैंने जब चैप्टर समझाया तो आप लोग को ये भी बताया था कि जब यहाँ से जैसे लोग बाहर जाते थे या अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो वो अपनी सारी जो जैसे चाय है, कॉफी है, ये उन्हीं लोगों की देन है। लेकिन कपास जो है वो हमारा एकदम प्योर है, वो भारत की फसल है। गन्ना भारत की फसल है, तो उसको हम लोग स्वदेशी फसल कहते हैं। जो भी भारत में जिस भी पौधों का उत्पादन या फसल का किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वो आ जाते हैं स्वदेशी वनस्पति में। स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां। पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, अब ये किसे कहते हैं आप लोग? ये देखिए बेटा, साइंस का है ये टॉपिक, साइंस का आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो है उच्च उपभोक्ता, ठीक है, उसके बाद अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? यहाँ है। फिर ये प्राथमिक उत्पादक है, सॉरी प्राथमिक उत्पादक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या है? किसी क्षेत्र के पादप और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर और परस्पर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जो हमारा एक पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। हम ही लोग हैं, मनुष्य को ही ले लीजिए बेटा, हम लोग दिन भर दिन पेड़ों को काटते जा रहे हैं। क्या पेड़ों के बिना जीवन संभव है? ये बताइए। हम लोग जब सुबह सोकर उठते हैं तब से लेकर हमारी हर जरूरत की चीजें पेड़ पौधों से ही मिलती है। खाना भी हमें पेड़ पौधों से मिलता है, कपड़े भी हमें पेड़ पौधों से मिलता है, सांस लेने के लिए जो शुद्ध वायु होती है वो भी हमें पेड़ पौधों से मिलता है, नहाने के लिए जो पानी होता है वो भी हमें, जब वन वर्षा कराने में सहायक होते तभी तो हमें पानी मिलता। मतलब हमारे डेली लाइफ की चीजें या तो कह लीजिए सारी चीजें हम पूरी तरह पेड़ पौधों पे आश्रित है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो मनुष्य या जीव जंतु किसी का भी जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं है। आप लोग बता दीजिए, है संभव? सारी चीजें, सब कुछ पेड़ पौधों से ही मिलता है। अगर आप लोगों से कह दिया जाए कि नूडल्स है, मैगी है, चाउमीन है, ये मानव निर्मित है, इसको आप लोग खा लीजिए, खा के कितने दिन उसको रह सकते हैं, कितने दिन जीवित रह सकते हैं? क्या उसमें विटामिन, प्रोटीन, सारी चीजें हैं? सब कुछ मिलेगा? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन खाएगा, लेकिन उसके बाद उसको खाना ही चाहिए। तो हम खाने के लिए किस पे डिपेंड है? हम लोग खाने के लिए पूरी तरह पेड़ पौधों पे डिपेंड है। तो बेटा उसी पे निर्भर है, यही एक पारिस्थितिक तंत्र बनाता है। मानव भी इस तंत्र का एक प्रमुख भाग है। अब हम देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू क्या है कि प्राथमिक उत्पादक क्या है? यहाँ पे घास है, और प्राथमिक उपभोक्ता, घास को कौन खाता है? टिड्डी, ठीक है। फिर ये टिड्डी को द्वितीयक उपभोक्ता, पक्षी, फिर उसको तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है।
फिर इसको उच्च उपभोक्ता, चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता, इसको लॉयन खाता है, ठीक है, शेर खाता है, उसके बाद ये अपघटक हो जाता है। तो बेटा ये जो क्रिया है ये पृथ्वी पर हमेशा चलता रहता है, ये नहीं कि एक होने के बाद, एक क्रिया होने के बाद वो फिर बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो क्रिया है वो हमेशा चलता रहता है पृथ्वी पर, उसी को हम लोग बोलते हैं पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। इसमें मानव भी इस तंत्र का क्या है, मानव भी इस तंत्र का प्रमुख हिस्सा है। आई होप बेटा आप लोगों को पारिस्थितिक तंत्र आ गया होगा, आप लोगों ने साइंस में भी इसको पढ़ा होगा, ठीक है। वन्य जीव, अब हम देखते हैं वन्य जीव। वन्य जीव जो कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वन्य जीव। जो वन्य जीव जो अपने पारिस्थितिक पर्यावरण में रहते हैं उसे बोलते हैं वन्य जीव। मतलब ये लोग अपने, जहां इन लोगों का स्थान होता है वहां ये लोग रहते हैं, उसी को बोलते हैं वन्य जीव। मतलब ये जानवर कहाँ मिलेंगे आप लोग को, घरों में मिलेंगे। शेर है, चीता है, हिरण है, ये सारे जानवर आप लोगों को घर में तो मिलेंगे नहीं। ये सारे जानवर या तो जू में मिलेंगे या तो फिर आप लोगों को जंगल में ही मिलेंगे, ठीक है। मन होगा तो 1-2 रख लीजिएगा घर में, हाँ रख के देखिए फिर ही क्या होता है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात क्या है देखते हैं। भारत अपने वनस्पति जात मतलब फ्लोरा में अति समृद्ध है। भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां हैं। कितनी है, 47,000 पादप प्रजातियां हैं तथा लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां, मतलब जो पुष्प वाले पौधे होते हैं, पुष्पी पौधे कितने हैं, 15,000 पुष्पी पौधे हैं। पुष्प प्रजातियां स्थानिक मतलब स्वदेशी हैं। 15,000 जो है वो स्वदेशी हमारे भारत देश की है। भारत अपने प्राणी जात में भी अति समृद्ध है। यहाँ 81,000 से अधिक प्राणी जंतु प्रजातियां हैं। अब सोच लीजिए 81,000 से भी अधिक यहाँ पे जंतु प्रजातियां हैं। यहाँ पक्षियों की 1200 से अधिक और मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियां हैं। पक्षी जो हैं वो 1200 से अधिक हैं, उनकी जातियां, ठीक है। तरह तरह की जाति होती है ना, तो उसी तरह पक्षियों में भी जैसे मनुष्यों में जाति होती है ना, वैसे ही पक्षियों, जंतुओं, पेड़ पौधों मतलब सब में जातियां होती हैं। तो जो पक्षी हैं उनकी जातियां भारत में 1200 से अधिक, और जो मछलियां होती हैं, मछलियों को जो सब लोग बड़े हल्के में लेते हैं, उनकी 2500 से अधिक जातियां हैं। सोच लीजिए इतनी उनकी जातियां हैं। यहाँ लगभग 60,000 प्रजातियों के कीट पतंगे भी पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अधिक तो कीट पतंगे ही पाए जाते हैं। बारिश के मौसम में देखते हैं ना, एक कीड़े मारो दूसरे निकलने लगते, पता नहीं किस किस वैरायटी के। बस 10-5 मिनट में भी आपको कीड़ों की ना जाने कितनी वैरायटी दिख जाएगी, है ना। दिखते हैं छोटे बड़े, कोई शरीर पे रेंग दे तो वो जलने का निशान पड़ जाता, मतलब तरह तरह के जो हैं। तो तरह तरह के जब 60,000 हैं, 60,000 उनकी प्रजातियां तो निकलेंगे ही ना, अपना अपना रूप रंग तो दिखाएंगे ही। तो भारत में सोच लीजिए इतने तरह तरह के प्रजातियों के जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे भी मिलती हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग के जो MCQ वाला क्वेश्चन आता है इसमें ये पूछ सकता है। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं आगे की तरफ, आगे की कहानी क्या बोल रही है, ठीक है। भारत में लुप्त प्राय प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में है, नाजुक अवस्था में है, चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल। ये देखिए ये चीता है, ठीक है, ये चीता है, और ये है गुलाबी सिर वाली बत्तख। ये आप लोग देख रहे हो बेटा, इसकी जो ये गुलाबी सिर वाली जो बत्तख है, इसकी जो सिर है वो पिंक कलर की है, ठीक है, पिंक है। फोटो में इतना क्लियर नहीं आया लेकिन आप लोग देखिएगा बहुत सुंदर ये लगता है। पहाड़ी कोयल, ये देखिए ये है पहाड़ी कोयल। जंगली चित्तीदार उल्लू, अब ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, चित्तीदार उल्लू। और मधुका एग्रिरिस, महुआ की जंगली किस्म, महुआ
ये देखिए महुआ की जंगली किस्म है। आप लोग महुआ का नाम तो सुने ही होंगे। इसमें से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो गांव से रिलेटेड होंगे, तो महुआ का आप लोग नाम सुने होंगे ना, आप लोग देखे भी होंगे उसको। आई होप आप लोग जाते भी होंगे महुआ के पेड़ के नीचे उसको बीनने के लिए, कितना उसका यूज है। तो ये देखिए ये जंगली किस्म का महुआ है, ये महुआ है लेकिन ये जंगली किस्म का महुआ है। लुप्त होने का खतरा झेल रही प्रजातियां। अब कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने का खतरा झेल रही हैं? भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारी की 79 प्रजातियां, स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो जमीन पे रहते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं स्तनधारी। पक्षियों की 44 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां, सरीसृप की 15 जातियां। सरीसृप मतलब जानते हो ना, जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, रेंगने वाले, जैसे सांप है, सांप को आप सरीसृप में ले सकते हो, और छिपकली है, गोंजर है, ये केचुआ है, ये सारी चीजें क्या है, ये सरीसृप है जो रेंगते हैं, ठीक है। तो सरीसृप की 15 जातियां और जल स्थल चलों की 3 जातियां लुप्त होने का खतरा झेल रही हैं। लगभग 1500 पादप जातियों के भी लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। जो 1500 जातियां हैं उनके भी लुप्त होने का खतरा बहुत तेजी से बना हुआ, वो भी धीरे धीरे अपनी साइड की तरफ क्या हो रही है, लुप्त होती जा रही है। अब इसके आधार पर बेटा प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। हम देखते हैं कितने तरह के हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण बेटा जब उसने देख लिया कि जितने भी जीव जंतु हैं उनके ऊपर ये सारी चीजें मंडरा रही हैं, तो उन्होंने जितनी मतलब प्रजातियां हैं उनको भिन्न भिन्न भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आप ही लोग हो, आप लोग 6 सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है। 6 सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो बहुत टफ लगते होंगे आप लोगों को, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो बहुत इजी लगते होंगे। तो आप लोगों ने जो आप लोग पढ़ रहे हो तो उसमें से आप लोगों ने टाइम डिसाइड कर दिया होगा कि जो टफ चीजें हैं उसमें थोड़ा हम लोग को टाइम ज्यादा देना है, जो थोड़ी अच्छी है मतलब थोड़ा इजी है उसको टाइम कम देना है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने भी अपना टाइम टेबल सेट किया होगा। तो बेटा एक ये संस्था थी, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एक संस्था थी जिसने देखा कि संसार में क्या, दुनिया में क्या हो रहा है कि सारे जो पशु पक्षी हैं ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किस जाति का है, कौन लुप्त होने के कगार में है, कौन संकटग्रस्त में है, कौन स्थानिक है, मतलब सारी चीजों को पता करना मुश्किल हो जा रहा था। तो इन्होंने सारी चीजों को, सभी जातियों को क्या किया, डिवाइड कर दिया, बांट दिया। अब क्या बांटा है देखते हैं। सामान्य जातियां, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, ठीक है बेटा। ये वो जातियां हैं जो सामान्य है, मतलब उनको लुप्त होने या वो संकटग्रस्त स्थिति में नहीं है। कौन कौन सी है, जैसे पशु है, साल और चीड़, ये वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, इनको आप लोग जानवर में मत ले लीजिएगा, ठीक है। कृंतक, ठीक है, जो खेतों में चूहे के आकार के होते हैं लेकिन उनके जो मुंह होते हैं वो थोड़े नुकीले टाइप से चौड़े होते हैं, और इत्यादि। जैसे ये देखिए, ये है, ये क्या, ये रैट है, ये चूहा है, क्या ये सामान्य जाति में आएगा ना, सामान्य जाति। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है। तो ये जो जंतु हैं ये सामान्य जाति में आते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है, जैसे अभी हम लोग सुबह सोकर उठते हैं और हम लोग को पता चले कि जो जितने सारे कुत्ते हैं वो लोग पूरे लुप्त हो गए, तो बेटा ऐसा संभव नहीं है। संभव है? नहीं संभव। अभी रात में आप लोग देख रहे हो कि हम 10-20 कुत्तों को देखें रास्ते में और सुबह उठते ही पता चला अरे वो लोग तो लुप्त हो गए, तो ऐसा पॉसिबल है? ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो उनको किस में रखा गया है, उनको सामान्य जातियों में, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, ये सारी चीजें सामान्य जातियों में रखा गया है। लुप्त जातियां, लुप्त जातियां क्या होता है बेटा, वे जातियां हैं
जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती हैं। जैसे एशियाई चीता, ये देखिए एशियाई चीता है और गुलाबी सिर वाली बतख है। इसके पहले भी मैंने बताया, अभी भी बता रही हूँ, ठीक है। लुप्त जातियां होती हैं, जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे ये गुलाबी बतख है, ठीक है, गुलाबी बतख है और ये रहती है उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। जब हम लोग इसको वहां पे ढूंढने गए, जब सर्वे हुआ, एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटा, एग्जाम्पल ही बता रही हूँ, बस आप लोग ऐसे समझिएगा। जब उसका सर्वे हुआ, किसका सर्वे हुआ, इसका गुलाबी सिर वाली बतख का, जब उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में इसका सर्वे हुआ तो पता चला ये वही इनका निवास स्थान है, ठीक है, वही इनका निवास स्थान है, लेकिन ये लोग वहां पर नहीं मिल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, वो लुप्त हो गए हैं। लुप्त मतलब वहां से हट गए हैं या वो खत्म हो गए। जैसे आपके घर, जहां आपका निवास स्थान है, जहां आप लोग एक्चुअल रहते हो, अगर आप लोग वहां का एड्रेस किसी को दिए, ठीक है, अगर कोई आपको वहां पे ढूंढने जाता है और आप लोग नहीं मिलते हो, या तो आप लोग बाहर कहीं चले गए हो विदेश में, ठीक है, या तो आप लोग दुनिया ही छोड़ के चले गए हो। ये दो रीजन हो सकता है ना, घर पे न रहने का दो ही रीजन हो सकता है कि जब 8 साल 10 साल आप लोग नहीं मिलोगे अपने निवास स्थान पे, तो उसको गवर्नमेंट भी मरा हुआ घोषित कर देती है कि नहीं। अगर आप लोग अपने घर पर बिना किसी को इन्फॉर्म किए, मतलब एकदम हटी जाओ, किसी से कोई वास्ता रिश्ता नाता कुछ भी ना रखो और वहां से हट जाओ अपने निवास स्थान से, तो कोई क्या समझेगा, कोई यही समझेगा ना, या तो तुम लुप्त हो गए या तो दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गए हो। तो उसी को बोलते हैं बेटा लुप्त जातियां। जो कि ये देखिए एशियाई जो है ये चीता है, जो कि ये अब नहीं दिखता है, पहले बहुत दिखता था लेकिन अब दिखता नहीं है। और ये है गुलाबी सिर वाली बतख, जो कि अपने निवास स्थान पर नहीं दिखती है, मतलब वो खत्म होने की कगार में है। सुमेध जातियां, सुमेध जातियों में ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घनी रही है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों को नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाती। जैसे नीली भेड़, ठीक है बेटा, ये देख लीजिए, ये नीली भेड़ है, एशियाई हाथी, ये एशियाई हाथी है और ये गंगा नदी है। क्या है कि मतलब यदि इन जहां पर ये लोग रहती हैं, अगर इनके अकॉर्डिंग अगर इनको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, इनके अकॉर्डिंग इनको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो वो क्या होंगी, वे फिर वो संकटग्रस्त जातियों में आ जाएंगी, ठीक है। तो उन्हीं को बोलते हैं सुमेध जातियां। सुमेध जातियां क्या होती हैं, एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि जो भी जिन भी जीव जंतु या पशु पक्षी को क्या होता है, उनको रहने के हिसाब से, उनके रहने के हिसाब से अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो वो संकटग्रस्त, ठीक है, संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाती हैं, तो उनको बोलते हैं सुमेध जातियां, ठीक है बेटा। आगे आते हैं संकटग्रस्त जातियां। अब ये है हमारे संकटग्रस्त जातियां, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, मतलब इनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। जैसे काला हिरन, अब देखिए बेटा कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। काला हिरन को तो सभी लोग जानते होंगे, काला हिरन के साथ साथ सलमान खान को भी सब लोग जानते होंगे, है ना। सलमान खान ने क्या किया था, काला हिरन को मार दिया था। इसकी स्टोरी तो सबको पता है कि सलमान खान ने काले हिरन को मार दिया था, उसके बाद क्या हुआ था सलमान खान के साथ, सबको स्टोरी पता होगी। और मगरमच्छ, ये जो मगरमच्छ है ये भी बेटा ये क्या है, संकटग्रस्त जातियों में आता है। फिर आ जाता है हमारा दुर्लभ जातियां। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुमेध है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाती। इनको भी अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दिया जाएगा, इनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दिया जाएगा तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी संकटग्रस्त
जातियों में आ जाएंगी, मतलब ये भी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आ जाएंगी, उनकी भी संख्या क्या होगी, धीरे धीरे घटती चली जाएगी। अब आ जाता है लास्ट हमारा स्थानिक जातियां। स्थानिक मतलब प्रॉपर स्थान पे रहने वाली, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, जैसे निकोबारी कबूतर। अब निकोबारी कबूतर ये है, देखिए ये कहाँ मिलता है, ये एक है अंडमानी जंगली सुअर। अंडमानी जंगली सुअर कहाँ मिलता है, सिर्फ अंडमान में ही मिलता है, ठीक है। मतलब जो जिस देश में रहने के लिए प्रॉपर हो उसे ही स्थानिक बोलते हैं। अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण है, जैसे अरुणाचल में मिथुन जाति है, ये कहाँ पाई जाती है, ये सिर्फ अरुणाचल में पाई जाती है। अंडमान में हम देखें तो अंडमान में जो सुअर पाई जाती है, जंगली सुअर, उसको हम लोग अंडमानी जंगली सुअर के नाम से जानते हैं। और निकोबार, जहाँ पे निकोबारी कबूतर, जो कबूतर वहां पे मिलता है उसको बोलते हैं अंडमानी कबूतर। ये देखिए ये है, ठीक है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है ना। वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण, ह्रास मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी होना, किसी चीज की हानि होना, उसी को बोलते हैं ह्रास। ह्रास मतलब हंसना मत ले लीजिएगा आप लोग, हंसना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ह्रास मतलब होता है किसी चीज की कमी या किसी चीज की हानि, उसी को बोलते हैं ह्रास। कृषि में विस्तार, भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार 1951 से 1980 के बीच में 262 वर्ग किमी से अधिक के वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदल दिया गया। पता है यहाँ पर पहले भारत में हमारे बहुत से पेड़ पौधे मिलते थे, लेकिन मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पेड़ पौधों को काट दिया, और जितने भी पेड़ पौधों को काटे वहां पर क्या, वो जो भूमि था उसको कृषि के लिए बना दिए। अधिकतर जनजाति क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है, ठीक है। झूम खेती उसे ही बोलते हैं ना, जहां पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, घास फूस होते हैं, उसको जला दिया जाता है, फिर वहां की भूमि को कुछ साल के लिए क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, फिर जब उसकी उर्वरा शक्ति फिर से वापस आ जाती है तो फिर वहां पे खेती किया जाता है। फिर एक बार दो बार खेती करने के बाद फिर उस स्थान को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर दूसरे स्थान पे जाते हैं, जहां पर हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे घास फूस जो है बड़े मात्रा में है, वहां की भूमि को हम लोग, जो वहां के पेड़ पौधे होते हैं उसको जला देते हैं। अब ऐसे क्या होता है बेटा कि जो पेड़ पौधे जरूरी भी होते हैं उसको भी लोग जला देते हैं। किस लिए जला देते हैं, क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। उसे ही बोलते हैं झूम खेती, स्लैश खेती, बर्न खेती या तो फिर निम्नीकरण। इन 3-4 नामों से जानते हैं। झूम खेती, बर्न मतलब होता है जलना, बर्न खेती, स्लैश खेती और निम्नीकरण। तो इससे भी क्या हुआ है, वनों का ह्रास हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं संवर्धन वृक्षारोपण। जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके। इससे अन्य प्रजातियों का क्या हुआ, उन्मूलन हुआ है। अगर हम किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में सिर्फ एक ही जाति के पेड़ पौधों को ढेर सारा लगा दें और दूसरे जाति के पेड़ पौधों को न लगाएं तो उससे क्या होगा, एक जो जाति है वो बहुत बढ़ती जाएगी और दूसरे जाति के पेड़ पौधे उनका क्या होगा, उनका ह्रास होगा। तो इससे भी क्या हुआ है कि पेड़ पौधों की जो और जातियां हैं, जो तरह तरह की जातियां, उनका भी क्या हुआ, उन्मूलन हुआ है, मतलब उसमें भी हानि आई है। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को 2 पॉइंट समझ में आया होगा। फिर देखते हैं विकास परियोजनाएं। आजादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया। इससे जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। 1952 से आज तक नदी घाटी परियोजना,
के कारण 5000 वर्ग किमी से अधिक वनों का सफाया हो गया है। जहां भी हमें जरूरत आया कि पेड़ों को काट दीजिए, हम वहां पर पेड़ों को काट देते हैं। आजादी के बाद जब देश को ग्रोथ कराया गया तो वहां पे क्या देखे, जितने भी रेल की पटरियां होती हैं, ठीक है, उनके बीच में ये जो होता है ये लकड़ी का होता है। पटरियों के बीच में ये किसका होता है बेटा, लकड़ी का होता है। तो इसको बनाने के लिए न जाने कितने पेड़ पौधों को काटा गया। तो उससे भी क्या होता है, उससे भी वनों का ह्रास होता है। खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को भारी नुकसान हुआ है। अगर हम कहीं खुदाई करते हैं, ठीक है, पता लगा हमें इस जमीन में सोना है, अंदर गड़ा हुआ है, किसी ने आपको बता दिया, अब वहां का पेड़ पहले काट के आप लोग हटा दोगे, फिर वहां पे खुदाई करना शुरू कर दोगे, सोने का घड़ा निकालना शुरू कर दोगे एकदम, क्योंकि वहां पे तो आप लोग को धन मिलने वाला है ढेर सारा। हाँ, तो फिर जब आप लोग वहां पे खुदाई करोगे, पता लगा अंदर पूरा खुदाई कर दिया, आप लोग को सोना भी नहीं मिला, आप लोग का मेहनत भी फेल गया और उसके साथ साथ पेड़ भी कट गया। तो मनुष्य क्या है, लालची है, तो वो क्या करता है, खनन करने के लिए भी पेड़ पौधों को काट देता है। तो इससे भी क्या होता है बेटा कि इससे भी जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचता है। पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन, ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है वहां पर बक्सा टाइगर में रिजर्व डोलोमाइट का खनन करके वहां का जो है पेड़ पौधों उनको क्षति हुई है। आगे आते हैं हम, संसाधनों का असमान बंटवारा। अमीर और गरीब के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान होता है। जब संसाधनों का बंटवारा होता है अमीर और गरीब, वहां पर वही होता है कि अमीरों को ज्यादा मिलेगा, गरीबों को थोड़ा कम मिलता है। तो अमीर लोग क्या करेंगे, वो लोग जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनका क्या करते हैं, दोहन मतलब उसको जला देते हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, या तो फिर किसी और काम के लिए पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि पर्यावरण को क्या होता है, हानि होती है, होता है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव। संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कुछ चीजें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है। जैसे अगर हमारे संसाधन कम होते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा समस्या किसको झेलना पड़ता है, सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं को झेलना पड़ता है, ठीक है। और वैसे भी ग्रामीण इलाके की जो महिलाएं होती है उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज भी यही सारी चीजें हैं, जैसे ईंधन, पानी, अन्य मूलभूत चीजें। अगर संसाधनों में कमी आई है तो जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं वो ईंधन के लिए, जरूरी नहीं कि हर जगह गैस, हीटर या और सारी चीजें जो है वो उपलब्ध ही हो। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत जो अभी पिछड़े हुए इलाके, वहां पर भी अभी खाना किस पर बनता है, चूल्हे पे बनता है। तो वहां पे जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जाती हैं जहां पे भी जंगल रहता है वहां से ईंधन लेके आती है, तब उनके घरों में खाना पकता है। सेकंड है हमारा, इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता। अब बेचारी महिलाएं घर का भी काम करें, भोजन का भी व्यवस्था करे, पानी की भी व्यवस्था करे, मतलब घर का भी काम करे, ढूंढने के लिए उसको बाहर भी जाए। कुछ गांवों में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है कि नहीं। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप लोगों के साइड में ऐसा कुछ होगा तो आप लोग भी देखे होंगे कि जो महिलाएं हैं वो पानी लेने के लिए बहुत दूर तक जाती हैं, या कभी कभी शहरों में भी देख लीजिए लाइट नहीं रहती है तब भी पानी की बहुत समस्या झेलना पड़ता है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा, वनोन्मूलन से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक विपदाएं बढ़ जाती हैं, जिससे गरीबों को काफी कष्ट हो जाता है। इंसान जो मनुष्य है, जीव जंतु पेड़ काटने नहीं आते हैं, जीव जंतु पेड़ काटेंगे, मनुष्य ही पेड़ काटते हैं, ठीक है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों को काटते हैं। उससे क्या होता है बेटा कि बाढ़ की समस्या आती है, देश में सूखा पड़ जाता है। तो ये सारी समस्या जो आती है उससे क्या होती है, प्राकृतिक विपदाएं बढ़ने लगती हैं।
और जिससे गरीबों को, अमीर लोग तो अपना किसी भी तरह जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन जो रोज कमाने खाने वाले हैं उनको बहुत ही परेशानी होती है, बहुत कष्ट होता है। जो रोज मजदूर काम करने वाले हैं, अगर लगातार कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन बारिश हो जाए तो बताइए वो अपने घर से जाकर नौकरी करेंगे? उनके घर में तो बच्चे भूखे मरते रहेंगे। तो इसका श्रेय किसका जाता है? इसका श्रेय पूरा मनुष्य के ऊपर जाता है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो ना, उस पे एक पेड़ लगाया करो। या तो अपने, अगर आप लोग गांव से रिलेटेड हो तो अपने अगल बगल घर के जहां भी मतलब मिट्टी वगैरह मिल जाता है वहां पे लगाइए। नहीं मिलता है, जो सिटी से रिलेटेड है, तो वो गमले में अपने घर के छत पे लगाया करिए। ठीक है, इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट शुद्ध होता है। और पेड़ सिर्फ लगाइए नहीं, उसकी देख रेख भी करिए। ये नहीं कि पेड़ लगा के छोड़ दिया और मम्मी पापा जाके उसमें पानी देते रहे। समझ में आया? चलिए आज फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972। संरक्षण मतलब क्या होता है? उसकी सुरक्षा। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा, अभी तक जितना उसके हानि होते गए हैं, उसके नुकसान होते गए हैं। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उसका संरक्षण मतलब उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, उसके रखरखाव कैसे किए जाए। तो 1960 और 70 के दशकों में पर्यावरण संरक्षकों ने वन्य जीव की रक्षा के लिए नए कानून की मांग की। जितने भी पर्यावरण संरक्षक हैं उन्होंने देखा कि देश में जो पेड़ पौधे हैं वो कटने से क्या हो रहा है, बहुत ढेर सारी हानि हो रही है। तो जो पर्यावरण संरक्षक थे उन्होंने क्या किया कि मतलब जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने एक कानून की मांग की थी। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया। अधिनियम बनाया गया क्या? 1972, मतलब पेड़ पौधों के या जीव जंतुओं के रखरखाव के लिए। इसका उद्देश्य क्या था, देखते हैं। इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई। मतलब जितने भी संरक्षित प्रजातियां हैं, जितनी भी सुरक्षित जातियां हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की गई। बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। मतलब अगर हमें ये देखना है कि कितने अच्छे हैं, कितने बुरे लोग हैं, कितने लुप्त होने के कगार में हैं, तो हम लोग बेटा उसका क्या करेंगे, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, उनकी हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे। तो हम उस सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक लिस्ट बनाया जिसमें कि जितनी भी बची हुई संकटग्रस्त जातियां हैं उनकी शिकार पे, मतलब बहुत लोग शिकार करते थे, उस पे पाबंदी लगा दी। अब जैसे सलमान खान को ही ले लीजिए, वो फिल्म की मूवी की शूटिंग करने के लिए पहुंचे। अब वो जब काला हिरन देख लिया तो उनको शौक आ गया कि नहीं मैं इसका शिकार करूंगा। अब उसको मार दिए। भुगतना किनको पड़ा? उन्हीं को भुगतना पड़ा। हम लोग तो न्यूज सुन सुन के मजे ले रहे थे। ठीक है, वन्य जीव के व्यापार पर रोक लगाया गया। पता है, जो जीव जंतु होते जैसे हिरन है, हिरन के जो सींग होते हैं उसको सब लोग क्या करते हैं, उसको सींग को बेच के पैसा कमाते हैं और उसका यूज विदेशों में होता है। भारतीय नहीं लेते बेटा, वो सारी चीजें विदेशों में जाती हैं। शेर के जो खाल होते हैं, चीता के जो खाल होते हैं, ठीक है, हाथी के दांत होते हैं, इन सब का यूज किया जाता है। तो जो व्यापार करने वाले हैं वो क्या करते हैं कि इन जानवरों को मार के, उनका शिकार करके, जो उनकी मतलब सुंदर सुंदर चीजें होती है जैसे सींग है, दांत है, उनकी खाल है, उसका वो लोग व्यापार करते हैं। तो जब उसको दिन पर दिन मारते जाएंगे बेटा तो क्या होगा, उसकी जो संख्या है दिन पर दिन कम होती जाएगी ना। तो जब गवर्नमेंट को इसका पता चला तो उसने क्या किया कि वन्य जीवों के व्यापार, मतलब उसने इसके व्यापार पर रोक लगा दिया। वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। जितने भी वन्य जीव थे, जीव जंतु थे, वहां पे कानूनी पहरा लगा दिया गया कि कोई भी उस एरिया में न जाए या तो फिर वहां पर जीव जंतुओं का शिकार न करे। पक्षियों को भी लोग मार देते हैं, जानवरों को ही नहीं, पक्षियों को भी मार देते हैं, बड़े शौकीन होते हैं लोग।
कई केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। जितने भी केंद्र सरकार है उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार, राष्ट्रीय उद्यान मतलब राष्ट्रीय उद्यान वहां पर पशु पक्षियों को रखे और वहां पे एक लेवल चिपका दिए कि यहाँ पर जाना एकदम बिल्कुल मना है। ठीक है, कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया इसीलिए कि जितने भी टाइगर थे उनको मार दिया जाता था, उनकी सुरक्षा के लिए। आ जाते बेटा वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण। अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पशुओं का, जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा, पशु पक्षियों का वर्गीकरण पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं वनों का, कितने टाइप के वन होते हैं देखते हैं। आरक्षित वन, आरक्षित वन किसे कहते हैं, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। पता है ये जो आरक्षित वन होते हैं ये सरकार के एकदम देख रेख में होते हैं, मतलब उसकी निगरानी में होते हैं। यहाँ पर किसी को भी जाना बिल्कुल मना होता है, वहां पर कोई भी नहीं जा सकता, वो गवर्नमेंट की चीजें होती है, वहां पर कोई नहीं जा सकता, किसी भी कीमत पे नहीं जा सकता। अगर वो जाता है तो फिर उसको पेनाल्टी देना पड़ता है। पेनाल्टी मतलब समझते हो ना, फाइन देना पड़ता है। फिर हमारे दूसरा आता है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। मतलब जो रक्षित वन होते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत लोग जा सकते हैं, लेकिन जो आरक्षित वन होते हैं इसमें पब्लिक बिल्कुल नहीं जा सकती है और इसमें थोड़ा बहुत जा सकती है। इसमें जो होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं वही यहाँ पे रहते हैं रक्षित वनों में और वो इसकी देखरेख करते हैं। कोई भी अगर वहां पे जाता है पेड़ों को काटने के लिए, आदिवासी बड़ी तेजी से मारते हैं, सब खींच खींच, जितना भी ईटा पत्थर उन लोग के पास रहेगा, बर्तन जो भी रहेगा खींच खींच के मारेंगे। ठीक है, लास्ट आता है हमारा अवर्गीकृत वन। वन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, आरक्षित, रक्षित और थर्ड है अवर्गीकृत। अन्य सभी प्रकार का वन और बंजर भूमि, मतलब जो आरक्षित और रक्षित नहीं होते हैं उनको किस में रखा जाता है, उनको अवर्गीकृत श्रेणी में रखा जाता है। इसमें क्या आ सकते हैं, इसमें बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, मतलब इस पर सब जा सकता है, मनुष्य भी जा सकता है, सरकार भी जा सकता है, हर किसी के। जैसे जहां कहीं ऐसे फालतू घास उग गई, वहां पे हमने भेज दिया गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी है सबको चरने के लिए, तो वहां पे कोई रोक टोक नहीं होता है, उसको बोलते हैं अवर्गीकृत वृक्ष या अवर्गीकृत वन। ठीक है, वो उसकी श्रेणी में आते हैं जहां पर आओ जाओ घर तुम्हारा है, वहां पर कोई रोक टोक नहीं होता है। वन्य जीवन को होने वाले अविवेकी ह्रास पर नियंत्रण के कारण कौन कौन से नियंत्रण हो सकते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रभावी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगर हम लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना लें तो जितने भी वन्य जीव हैं उनको हम लोग बचा सकते हैं। भारत सरकार ने लगभग 14 जैव संरक्षण स्थल प्राणी जात व पादप जात हेतु बनाए, मतलब क्या बनाए, 14 जैव नियम बनाए हैं। सन 1992 से सरकार द्वारा कई वनस्पति उद्योगों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी गई। कितने से, सन 1992 ईस्वी से। बाघ परियोजना, गैंडा परियोजना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना तथा कई अन्य इको विकासीय परियोजनाएं शुरू की गई। मतलब गवर्नमेंट देखती है कि जिन चीजों का मतलब कमी ज्यादा हो रही है, वो ज्यादा तेजी से लुप्त हो रहे हैं या संकटग्रस्त स्थिति में, उसके लिए परियोजना बना देती है। परियोजना मतलब एक नियम बना देती है, तो ऐसे क्या होता है कि उन चीजों की रक्षा होती है। 89 राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, ठीक है, 490 वन्य जीव अभ्यारण्य तथा प्राणी उद्यान बनाए गए हैं।
ये बेटा पेड़ पौधों, जंतुओं, पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। मनुष्य की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं बनाया जाता। मनुष्य अपनी सुरक्षा स्वयं करे, है ना। इन सब के अतिरिक्त हम सभी को हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को क्या रखना चाहिए? सुरक्षित रखना चाहिए। ये छूट गया एक लाइन, मैं लिख देती हूँ, सुरक्षित रखना चाहिए। अब इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या समझ में आया, ये बताइए। इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ दिमाग में घुसा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? पेड़ पौधों को काट के उखाड़ के फेंक देना चाहिए या उसकी रक्षा करनी चाहिए? आप ही लोग कल के भविष्य हो, है ना। चैप्टर पढ़ने से ये नहीं सिर्फ हमने चैप्टर पढ़ा, उसको अपने लाइफ में फॉलो भी करना है। चलिए, अब हम लोग इतने अभ्यारण पढ़े, इतनी परियोजनाएं पढ़ी, अब हम लोग एक और पढ़ते हैं, चिपको परियोजना। अब चिपको से क्या समझ में आता है? दीवार में चिपक जाओ ना, फेविकोल की तरह। देखते हैं, ये बहुत अच्छा है। आंदोलन किया गया था कहाँ पर? एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। कहाँ पे शुरू हुआ था? उत्तराखंड में, ठीक है। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, उस समय यह उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। 1970 में इसको प्रारंभ किया गया था। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था बेटा? इसे चंडी प्रसाद भट्ट व गौरा देवी के नेतृत्व में शुरू किया गया। पता है, जब गवर्नमेंट ने देखा कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो क्या किया कि उसका जो है उसकी जो जिम्मेदारी है, ठीक है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो जो उत्तराखंड के लोग थे वहां पर उसको सौंप दिया। जैसे आपके क्लास में बहुत शोर हो रहा है तो टीचर क्या करेंगे? आपको सौंप देंगे। अब आप लोग क्लास को या तो शांत कराइए या तो पनिशमेंट पाइए, तो जाहिर सी बात है आप लोग को पनिशमेंट पाना अच्छा नहीं लगेगा, तो क्लास को शांत ही कराओगे ना। वैसे ही गवर्नमेंट ने देखा कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो उसने क्या किया कि जो उत्तराखंड के किसान थे वहां पर सौंप दिया, उनकी जिम्मेदारी उस एरिया में सौंप दी कि अब इस एरिया की रख रखाव या पेड़ों की कटाई जो भी हो रहा है बचाना आपका काम है। अब किसानों ने अपना दिमाग लगाया, इतना बढ़िया दिमाग लगाया। देखिए क्या लगाते हैं, इसका क्या किए? चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने इसका नेतृत्व किया। किसका नेतृत्व किया? चिपको आंदोलन का, तथा इसे सुंदरलाल बहुगुणा व गोविंद सिंह रावत ने इसको आगे बढ़ाया। क्या नियम था पता है? इसमें जो थी 27 महिलाएं, इसमें पुरुष नहीं आते थे, इसमें महिलाएं ही इस जंग में कूद पड़ी, मतलब आगे आई। इसमें 27 जो महिलाएं थी उनकी एक मंडली चलती थी। पता है, जब कोई भी वृक्ष को, पेड़ों को काटने के लिए आता था ना, तो वो पेड़ों से चिपक जाती थी, पेड़ों से चिपक जाती थी और कहती थी पहले मुझे काटो फिर पेड़ काटना। तो कोई इतना पागल तो है नहीं कि मनुष्य को मार देगा या काट देगा। तो ऐसे ही बार बार वो लोग रात रात भर नहीं सोते थे, रात रात को भी वो लोग वहां पे पहरा देते थे, जागते थे। अगर जो पेड़ काटने वाले रहते थे, अगर वो लोग चुपके से भी रात को जाते थे तो इन लोगों को पता चल जाता था, ये लोग जाके तुरंत पेड़ों से चिपक जाते थे। और पेड़ों की ऐसे क्या हुआ कि पेड़ों की कटाई पे रोक हो गया। तो बेटा ये लोग जो पेड़ों से चिपक जाती थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। और इसका बड़ा इफेक्ट पड़ा उस एरिया में, इसका बड़ा इफेक्ट पड़ा वहां पे। फिर वनों की कटाई क्या हुआ कि बहुत कम, क्या बिल्कुल भी नहीं होता था। और इसमें पूरा जो है यहाँ वहां की जो महिलाएं थी, पूरा श्रेय उन महिलाओं को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर। अभी हम लोगों ने पढ़ा है सारी चीजें, प्रोजेक्ट टाइगर और वो गैंडा अभ्यारण्य। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? ये देखिए टाइगर है, डरिएगा मत, यहां से निकल के जाएगा नहीं, है इसी में रहेगा। बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए, ठीक है, बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। विलुप्त होने से, विलुप्त होना मतलब दुनिया से पूरी तरह
चले जाना। तो जो टाइगर थे, बाघ जो थे, वो मतलब दुनिया से जाने की अवस्था में थे कि अब ये लोग अलविदा कह के जाने वाले हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम बनाया। 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल संख्या 55,000 थी। जब 20वीं सदी थी तो बाघों की संख्या कितनी थी? 55,000, जो 1973 में घटकर कितनी हो गई 1827। अब सोच लीजिए 55,000 से 1827 कितना कम हो गया। इसे 1 अप्रैल 1973 में कार्बोट टाइगर रिजर्व से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, या तो बुक कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे तो आप लोग इस लाइन को जरूर नोट कर लीजिएगा कि 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में इसको किसने लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। ठीक है, ये एमसीक्यू में आप लोगों का 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर को किसने लॉन्च किया? तो 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को? चिपको आंदोलन और प्रोजेक्ट टाइगर। आप लोग जब भी क्लास करते हो पेन और कॉपी लेके बैठा करो, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन बोलती हूँ या आप लोगों को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है उसको एक बार कॉपी में नोट कर लिया करो, क्योंकि पीपीटी में सारी चीजें मेंशन नहीं होती है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको मैं खुद से समझाती हूँ, तो आप लोग उसको जरूर नोट कर लिया करिए। लीजिए एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप लोग इसको रीड करिए, रीड करने के बाद आंसर इसका दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? कौन सा ऐसा संरक्षण है जो समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करती है? संयुक्त वन संसाधन प्रबंध, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन। कौन सा बेटा? बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, सेकंड हमारा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का वह टाइगर रिजर्व जो डोलोमाइट खनिज के खनन के चलते गंभीर संकट में है, गंभीर संकट में है, वो कौन सा है बेटा? तो वो हो जाएगा बक्सा। ठीक है, वो बक्सा हो जाएगा, यहाँ बसा लिखा हुआ था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की समस्त जैव, ये जैव है, विश्व की समस्त जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या भारत में पाई जाती है? 8%, 10, 12, 14%। तो बेटा आप लोग आंसर दीजिए। 8% जनजातियां जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, उपजातियां, सॉरी, जैव उपजातियां। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बीज बचाओ आंदोलन? तो बेटा बीज बचाओ आंदोलन टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलें, ठीक है, फसलों, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, फसलों के उत्पादन से है। ठीक है, जो टिहरी के किसान थे बेटा वो रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते थे, वो बस इसी तरह मतलब देसी पद्धति से ही फसलों को उगाते थे, उसी को ही कहते हैं बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है बेटा, बीज बचाओ आंदोलन क्या है? तो बिना इसमें रासायनिक दवाओं का, जैसे आजकल आ गया है ना मार्केट में बहुत सी रासायनिक दवाएं आ गई हैं, लोग उसका यूज करते हैं फसल। अब हम लोगों को क्या होता है कि हर सीजन में हर फल, हर सब्जी मिलता है खाने को। पहले ऐसा नहीं था, पहले ठंडी के सीजन में सिर्फ ठंडी की सब्जी मिलती थी, गर्मी में गर्मी की, बरसात में बरसात की, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है कि हर सीजन में आप लोगों को सारी सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत क्षरित वनों के पुनर्निर्माण हेतु स्थानीय समुदायों को शामिल करने का प्रयास किया गया था? वो कौन सा क्षरित वन, मतलब जहां पर आप लोग बताइए जब वनों की कटाई अंधाधुंध होने लगी तो उससे बचने के लिए कौन से समुदाय शामिल करने का प्रयास किया गया? किसको?
चिपको आंदोलन में। चिपको आंदोलन में ही था ना कि बहुत सारे जब वनों की कटाई होने लगी तो वहां पर क्या हुआ, चिपको आंदोलन शुरू हो गया। भारत और अन्य जीव जंतु संबंधित रूप से जिस जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? मानव और अन्य जीव जंतु सम्मिलित होकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं, मतलब उसमें मानव भी हो, जीव जंतु भी हो, मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। कहते हैं कि नहीं, है ना? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया, जौ से लेकर वट वृक्ष तथा हाथी और ब्लू व्हेल आदि जीव पाए जाते हैं, उसे सम्मिलित रूप से कहते हैं। मतलब पृथ्वी पर अनेक प्रकार की जातियां मिलती हैं, वो बैक्टीरिया भी हैं, जीवाणु भी हैं, ठीक है, उसमें हाथी भी हैं, जीव जंतु भी हैं, हाँ, और वट वृक्ष भी है, मतलब वृक्ष भी हैं। सारी चीजें मिलकर किसका निर्माण करती है? बताओ बच्चा, सारी चीजें मिलकर जैव विविधता का निर्माण करती है। जैव विविधता में यही होता है ना कि जो सारी चीजें होती हैं वो अलग अलग होती है। जैसे वट वृक्ष, उसमें पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, जीव जंतु भी पाए जाते हैं, पशु पक्षी भी पाए जाते हैं, कीट पतंगे भी पाए जाते हैं, उसमें मानव भी सम्मिलित है। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था बेटा? चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे है बताइए? चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण, वायु संरक्षण, वन संरक्षण, है ना? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से था ना, वनों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन लाया गया। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया? ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में प्रारंभ हुआ। बेटा जितने भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसमें ऐड है, आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ क्लास को अच्छे तरह से अटेंड करते रहो, आप लोग का एसएसटी यूं ही तैयार हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। ठीक है, आप लोग डेली प्रॉपर वे में, जैसे भी आप लोगों का क्लास का टाइम टेबल है एसएसटी का, आप डेली क्लास अटेंड किया करिए, पूरी क्लास अटेंड किया करिए। ठीक है, फिर आप लोग मुझसे बात कीजिएगा रिवीजन के समय कि मैम मुझे क्या नहीं समझ में आया। सारी चीजें बहुत अच्छे वे में समझ में आएगा। ठीक है बेटा, हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? अब हरा सोना किसे कहेंगे? हरे पेड़ को, घास के मैदान को, सघन झाड़ी। तो हरा जो सोना हम लोग कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, हरा सोना है प्राकृतिक वनस्पति को। नेचुरल चीजें, ठीक है, नेचुरल चीजें ऐसी है बेटा जो कभी खत्म नहीं होती हैं। ठीक है, और नेचुरल चीजें नेचुरल ही रहती है। अब जैसे हमारा हाथ है, अगर टूट जाए, ठीक है, किसी का भी हाथ है, पैर है, वो नेचुरल है, वो भगवान ने हमें गॉड गिफ्टेड दिया है। अगर वो टूट जाता है और हमें आर्टिफिशियल हैंड लगा के काम करना पड़ता है, तो आप ये बताइए जो नेचुरल में जितने गुण होंगे, जितनी क्वालिटी होगी, क्या आर्टिफिशियल में होती है? नहीं होती है, नहीं होती है ना, बस वही चीजें हैं। ठीक है बेटा, आगे चलिए। निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया जाता है? जो राष्ट्रीय वन नीति है उसमें भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत है? तो 33% है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा और बिहार में जनजातियां विवाह के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा करती हैं? अब पता है, अब चलिए आइए, अब हम लोग चलते हैं उड़ीसा और बिहार, थोड़ा वहां भी भ्रमण करके आते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे थोड़े से बोर हो गए हैं, आप लोग भी अपने जहां जहां जिस अदर स्टेट के होगे, जिस प्लेस के होगे, वहां पे बैठे बैठे थोड़े से बोर हो गए होगे, तो हम लोग चलते हैं उड़ीसा और बिहार की हसीन वादियों में। ठीक है, वहां पर हम लोग भ्रमण करके आते हैं, घूम के आते हैं, फिर देखते हैं वहां की जो जनजातियां होती हैं, बड़ा ही इंटरेस्टेड है वहां पे, पता है विवाह के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा करते हैं? विवाह के अवसर पर आम और इमली की पूजा करते हैं।
आम के पेड़ और इमली के पेड़ की पूजा करते हैं, वहां की ये प्रथा है। ठीक है, अब वहां से घूम लिए, अब हम लोग बिहार और उड़ीसा घूम लिए। चलिए अब आ जाते हैं, अब हम लोग चलते हैं, कहाँ चलते हैं, उत्तराखंड में चलते हैं। थोड़ा सा उत्तराखंड में भी थोड़ा घूम ले। ठीक है, हम लोग हर प्लेस पे घूमते रहेंगे। ठीक है, चलिए चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? चिपको आंदोलन को देखने के लिए हम लोगों को उत्तराखंड जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो उसी जगह से रिलेटेड है ना। चलिए उत्तराखंड चलते हैं। इसका क्या उद्देश्य था बेटा चिपको आंदोलन का? तो चिपको आंदोलन यही था कि जब पेड़ पौधों को काटा जाता था, पेड़ पौधों की कटाई जब बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगी, तो उसको बचाने के लिए सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस जहां पर ये पेड़ थे उसी जगह के लोगों को सौंप दिया कि मतलब आप लोग इसकी रक्षा करिए। तो वहां पे जो महिलाएं थी, 27 महिलाओं की जुट जो थी, वो जुड़कर इस मतलब चिपको में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। ठीक है, तो यह है हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा करनी। जितने भी महिलाएं थी वो वृक्षों से चिपककर उसकी रक्षा करती थी। ठीक है, चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? तो 1952 में। ठीक है, 1952 ईस्वी में जो चीता था वो बिल्कुल भी लुप्त प्राय घोषित किया गया था। अलवर राजस्थान जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को घोषित किया। क्या घोषित किया? भूमि को घोषित किया भैरव देव डाक व सेंचुरी। अब इसके लिए हम लोग कहाँ पहुंच गए? हम लोग राजस्थान पहुंच गए। बस आप लोग एसएसटी पढ़ते रहिए अच्छे से, हम लोग घर पे बैठे बैठे ही सारे जगह का भ्रमण करके आते हैं। ठीक है, पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर हो जाते हो ना। ठीक है, तो एसएसटी की क्लास में हम लोग सैर सपाटे करेंगे। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन वन्य प्राणी विलुप्त होने के कगार पर है? अब कौन सा ऐसा प्राणी है जो विलुप्त मतलब बिल्कुल ही वो खत्म कर होने वाला, उसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा? कौन सा है? जंगली चित्तीदार उल्लू और पहाड़ी कोयल। ठीक है, ये क्या है? ये विलुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? अब यहाँ देखिएगा बेटा, हमेशा आप लोग क्वेश्चन देखा करिए कि वो नेगेटिव में पूछ रहा है कि पॉजिटिव में पूछ रहा है। ठीक है बच्चा, तो प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण क्या नहीं है? ये पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना नहीं है। मतलब निगेटिव में आंसर पूछ रहा है तो उसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। ठीक है, चलिए भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 ईस्वी में। ठीक है बेटा, अब चलिए अब देखिए हम लोग कहाँ पढ़ते हैं। भारतीय वनों के असमान वितरण को इनमें से कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं? असमान वितरण को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं? तो उच्चवाचीय दशाएं, मानसून जलवायु, मिट्टी की दशाएं, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती? जब वनों की ज्यादा से ज्यादा कटाई होती है तो कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? मृदा अपरदन होता है ना। जब वन नहीं रहते तो मिट्टी भी उड़ के, या तो फिर जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ बहकर, ठीक है, वर्षा में कमी। जब वन नहीं रहते हैं तो हमारे यहाँ वर्षा में भी कमी होती है। प्रदूषण में वृद्धि होती है कि नहीं? प्रदूषण भी बढ़ता है क्योंकि पेड़ पौधे बेटा बहुत ही लाभकारी होते हैं। ठीक है, वो प्रदूषण को रोकते हैं, वो वर्षा कराने में सहाय। अगर आप लोग कभी चल रहे हो रास्ते में, आप लोगों को बहुत तेज से धूप लगती है तो आप क्या सोचते हैं? अरे कहीं तो एक पेड़ की छाया भी नहीं है। पेड़ के नीचे अगर आप खड़े हो जाओ तो बड़ा सुकून मिलता है, हवा भी मिलती है, छांव भी मिलती है। ठीक है, तो बेटा अगर वनों का ह्रास हो रहा है तो उसमें कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? ये सभी हो रही हैं कि नहीं? सभी हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब हुआ था?
भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आज मैं सारे चैप्टर्स इसमें 2 क्वेश्चन बढ़ा दी हूँ। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितनी क्लास किया है उसमें 20 क्वेश्चन का सीरीज था, इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा घुमाने लगी हूँ। ठीक है, सारे जगह आप लोगों ने भ्रमण कर घूम लिया है, इसलिए मैं इसमें आज के सेशन में 22 क्वेश्चन लाई थी। अब आप लोग बताएंगे कि 22 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना सही किया है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके और भी क्वेश्चन पे। अब हमारा आ गया लघु उत्तरी। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? ये तो आप लोग अपने शब्दों में भी बना के बेटा लिख सकते हो। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क ऐसे रक्षित क्षेत्रों को कहते हैं जहां वन्य प्राणियों सहित प्राकृतिक वनस्पति को एक साथ सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे स्थानों की सुरक्षा और प्रबंध की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें बहुत कम मानव हस्तक्षेप। पता है राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि नेशनल पार्क, ठीक है, जो भी जितने भी नेशनल पार्क है बेटा वो गवर्नमेंट की देखरेख में होते हैं। ठीक है, वहां पर कोई भी मनुष्य मतलब वहां पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूं कि नेशनल पार्क में से जाके 2-4 चिड़िया पकड़ के लाऊं, जानवर पकड़ के लाऊं, तो पता लगा हमें उसी जगह जेल हो जाएगा और पकड़ती रह जाऊंगी जेल में ही चिड़िया और जीव जंतु। ठीक है, तो जो नेशनल पार्क होता है बेटा, जितने भी नेशनल पार्क होते हैं वो गवर्नमेंट की देखरेख में होते हैं। वहां पर मतलब पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, जंतुओं को भी वहां पर सुरक्षित रखा जाता है, उनके हिसाब से वहां पे उनको एनवायरनमेंट दिया जाता है, उनको खाने पीने की सुविधा होती है, सारी फैसिलिटीज होती है। जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में दिया जाता है। ठीक है बेटा, केवल इतना ही अधिकारी वर्ग आ जा सके और अपने कार्य की देखभाल कर सके, पर्यटकों को भी नियमित और नियंत्रित संख्या में जाने नहीं दिया जाता। आप लोग देखते होंगे कि जो भी जू वगैरह होता है, नेशनल पार्क होता है, उसमें जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं सिर्फ वो अपने काम के लिए जाते हैं, टाइम टाइम पे उनकी ड्यूटी लगी होती है और सिर्फ वो वहां पे जाते हैं, अपनी ड्यूटी को करके वापस आ जाते हैं। अगर वहां पे मनुष्य जैसे होता है ना, जू वगैरह होता है, वहां अगर घूमने भी कोई जा रहा है तो एक उसकी लिमिट संख्या होती है कि 1 टाइम में 10 लोग जाएंगे, 2 टाइम में 20 लोग जाएंगे, मतलब एक लिमिट संख्या होती है, लिमिट टाइम भी होता है। ये नहीं कि आओ जाओ घर तुम्हारा है, ठीक है, ऐसा भी नहीं होता। उनका टाइम भी जो होता है फिक्स होता है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक हो सकता है, 10 बजे से 2 बजे तक हो सकता है। उतने टाइम के बीच में ही हम वहां पर घूम फिर सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी जीव जंतु को टच नहीं कर सकते हैं, हम लोग छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी क्या महत्व है, क्या महत्व है। जैव विविधता जीवमंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी जो भी होते हैं उनके बीच में जो विभिन्नता मिलती है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं जैव विविधता। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को कहते हैं। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है, जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई तथा कई संकटग्रस्त जाति में हैं। मतलब जितने भी पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं उससे क्या हो रहा है? उससे जो है जैव विविधता का क्षय हो रहा है। पेड़ पौधे कटते हैं, जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु, उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, तो वो क्या हो जाते हैं? वो या तो लुप्त हो जाते हैं उनकी प्रजातियां, या तो फिर संकटग्रस्त स्थिति में आ जाते हैं। पेड़ पौधों के कटने से क्या मनुष्य को परेशानी नहीं होती है? मनुष्य को भी, जीव जंतु को अगर परेशानी होती है, मनुष्य को भी परेशानी होती है। आप देखते हैं आज के समय में हर घर में, हर घर में आपको कोई ना कोई बीमार व्यक्ति मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे शुद्ध चीजें नहीं है, शुद्ध नहीं है, सारी चीजों में मिलावट हो गई है। तो आदमी जब अच्छा खाएगा ही नहीं तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कहाँ से? वो कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट है वो हमें भी, मनुष्य को भी इफेक्ट पहुंचा रहा है, लेकिन मनुष्य इसकी तरफ ध्यान
नहीं दे रहे हैं। ठीक है बेटा। मानव जीवन के लिए महत्व, मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। जो मनुष्य है वो आज से नहीं, वो सदियों से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किससे करता है? जीव जंतुओं से ही करता है। ठीक है। अगर हम लोगों को भोजन चाहता है तो हम लोग पेड़ पौधों पे आश्रित है। ठीक है। दूध हमको कहाँ से मिलता है? दूध गाय से मिलता है, पशु से ही मिलता है ना दूध, तो उसके लिए हम पशुओं पर निर्भर हैं। शहद कहाँ से मिलता है? शहद मधुमक्खी से मिलता है। तो बेटा ऐसे ही हम अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है उसको करने के लिए हम पूरी तरह जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर निर्भर है, और आज से नहीं, बहुत सदियों से चला आ रहा है। मानव को भोजन, आवास, बताया ना, अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से ही मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया। कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। ठीक है बेटा, कि हम लोगों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जब हमारे आदि मानव थे उन्होंने भी तो पशुओं को पाला था। ठीक है, उन्होंने भी, उन्हीं के समय से पशुपालन की जो है स्टार्ट हुई थी, तो अभी भी पशुपालन जो है वो चलता चला आ रहा है। ठीक है बेटा। अब देखते हैं वनों की हानि से क्या आशय है। वनों की हानि से उत्पन्न होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों को लिखिए। अब वनों की हानि या वनों के हाँस, इसको हाँस या हानि दोनों तरीके से पूछ सकता है। तो देखते हैं, आधुनिक समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, वनों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। दोहन मतलब उसकी कटाई कर रहा है। इसी कारण वन संपदा का अत्यधिक क्षरण हो रहा है, मतलब उसका ह्रास हो रहा है। वनों के क्षरण की प्रक्रिया को वनों की हानि या ह्रास कहते हैं। बताना, ह्रास या हानि। ठीक है बेटा। मृदा अपरदन, अब जब वन कट रहे हैं तो मृदा अपरदन हो रहा है ना, मृदा अपरदन हो रहा है, क्योंकि जो मिट्टी है वो एक जगह से उड़ के या एक जगह से बह के दूसरे जगह पर जा रही। इससे क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। वर्षा में कमी आई है। अगर वन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कटते हैं तो वर्षा में कमी भी होती है। अब देखते हैं, अपने दादी से पूछिएगा, नानी से पूछिएगा या मम्मी से ही पूछिएगा आप लोग, कि जो पहले था, पहले के समय में बहुत वर्षा होता था, बारिश बहुत होती थी। एक बार अगर बारिश होती थी ना तो 10 दिन 15 दिन ऐसे कंटिन्यू बारिश होती ही रह जाती थी। लेकिन अब क्या है, 2 दिन 3 दिन, कभी कभी तो बस 1 घंटे आधे घंटे ऐसे ही बारिश होती। पहले बारिश का सीजन पता चलता था, अब पता ही नहीं चलता है ना। तो वो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? आप लोगों ने कभी सोचा है? जब पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ हमें वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं, तो इसी वजह से वर्षा में कमी आई है। पारिस्थितिकी की क्षति, वन पारिस्थितिक के महत्वपूर्ण घटक है। इसके ह्रास से क्षेत्र का पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है, जिस कारण पर्यावरण की अपूर्णीय क्षति होती है। पारिस्थितिक तंत्र में भी जो पेड़ पौधे हैं वो सहायता करते हैं, लेकिन पेड़ पौधों की बहुत अधिक कटाई से इसमें भी कमी आई है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, संकटग्रस्त जातियां और लुप्त जातियों में अंतर। एग्जाम में कभी कभी ये ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के पूछ देते हैं। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर आदि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। ठीक है, किसमें? संकटग्रस्त, मतलब वो संकटग्रस्त जातियों में आते हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है। जो गुलाबी सिर वाली बत्तख मैंने दिखाया था फोटो आप लोगों को, कितनी प्यारी लगती है, कितनी क्यूट सी लगती है ना, लेकिन वो भी क्या है, वो लुप्त अवस्था में है। ठीक है, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। ये संकटग्रस्त जातियां जो है वो पृथ्वी पर है, अभी वो पृथ्वी पर हैं। ठीक है, लेकिन उनके लुप्त होने का खतरा क्या है, बना हुआ है। अगर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो लुप्त हो जाएंगे। लुप्त मतलब इस धरती से गायब हो जाएंगे। ठीक है, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती हैं। लुप्त क्या होती हैं? जैसे कोई भी लुप्त प्राणी है, अगर उनके आवास में, उनके जगह पर जहां वो प्रॉपर रूप में रहते हैं, जैसे वो कोई भी पक्षी है इंडिया में रहता है,
ठीक है, इंडिया में रहता है और यहाँ से लुप्त हो गया। अब हम उसे इंडिया में ढूंढ रहे हैं तो वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, इंडिया में वो ढूंढ रहे हैं तो वो कहीं भी नहीं मिल रहा, उसका आवास स्थान इसी जगह, निवास स्थान इसी जगह है, तो उसके निवास स्थान पे ढूंढने पे वो नहीं मिलता, इसका मतलब वो लुप्त हो गया, वो खत्म हो गया, उस जगह से वो हमेशा के लिए ही खत्म हो गया। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कमी हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन रहता है। अब इसमें क्या है कि जो ये जातियां जिन परिस्थिति के कारण उनमें कमी आई है, ठीक है, जिन परिस्थिति के कारण उसमें कमी आई है, अगर वो परिस्थिति प्रॉपर वे में चलती रहेगी तो उनकी संख्या, जनसंख्या क्या होगी, कम होती जाती है। अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मान लीजिए मोर है, ठीक है, मोर है, उसको ठंडी जलवायु चाहिए, ठंडी जलवायु चाहिए, और अगर उसको हम गर्म जलवायु में रख देते हैं तो वो क्या होगा, वो धीरे 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 धीरे, वो है तो इस पृथ्वी पर है, उस जगह पर भी है, लेकिन उसको ठंडी जलवायु न मिलने के कारण वो धीरे धीरे उसकी जो जाति है, प्रजाति है, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसी को उठा के गर्म की जगह ठंडी जलवायु वाले स्थान पर रख दें तो उनकी जो प्रजातियां हैं वो और डेवलप करने लगेगा, फिर वो इसमें से हट जाएंगे, ठीक है बेटा। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी धरती से ही लुप्त हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। विलुप्त मतलब इस संसार से ही पूरी तरह वो खत्म हो गई हैं, अब उनको कहीं नहीं मिलता। अब आप देखते हैं बेटा, आप लोग कभी केयर किए होगे तो देखे होगे कि अब जो है वो गौरैया बहुत कम मिलता है देखने को, है ना। मुझे भी याद आता, जब मैं छोटी थी हर जगह गौरैया दिखती थी। मैं कभी कभी सारी चीजों को देखती हूँ, केयर भी करती हूँ कि पहले गौरैया, अगर हम लोग छत पे खेलते थे, टहलते थे, मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ, तो वहां पे गौरैया जरूर दिखती थी, और एक दो नहीं, बहुत ढेर सारी संख्या में। लेकिन मैं कुछ सालों से ये केयर कर रही हूँ बेटा कि अब गौरैया जो है बहुत ही कम मिलता है या मिलता ही नहीं है। हम लोग तो जिस एरिया में रहते हैं, मैं अभी तक कोई भी गौरैया देखी ही नहीं। उसकी जाति क्या हो रही, धीरे धीरे या तो वो संकटग्रस्त अवस्था में, या तो वो लुप्त हो चुकी है ना। रक्षित और आरक्षित वनों में अंतर, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए जाते हैं। कौन से? रक्षित वन। ये जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ठीक है। इन वनों की भूमि को और निम्नीकरण होने से रोका गया। निम्नीकरण मतलब इनको नमी की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। बहुत नमी देने की इनको जरूरत नहीं होती। आरक्षित वन अधिक मूल्यवान समझे जाते हैं क्योंकि अधिकतर वनों और वन्य प्राणियों का संरक्षण इनसे संबंधित है। जो आरक्षित वन है उनको बहुत ज्यादा सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि वो जो है वो जीव जंतुओं को भी बहुत सहायता प्रदान करते हैं। कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वन घोषित कर दिया गया है। पृथ्वी पर जितने भी वन है उनका जो है 1/3 भाग संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। कुल वन क्षेत्र का आधा भाग, ये तिहाई है, देख लीजिए ये तिहाई है और ये आधा भाग है, उसको आरक्षित वनों के लिए निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है बेटा, अब आप आ जाते हैं हम दीर्घोत्तरी प्रश्न। आप लोग कहीं मत भटकिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड मैं लाई हूं। ठीक है बेटा, दीर्घोत्तरी प्रश्न, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों अनिवार्य, उदाहरण दीजिए। जीव जंतु एवं वनस्पतियों की रक्षा के लिए वन्य प्राणी संरक्षण आवश्यक है। अभी यह देखने में आया है कि भारत की 1/3 भूमि नमी खो चुकी है। जब सर्वे हुआ है बेटा, ये सारी चीजें हम लोगों को घर बैठे नहीं पता चलती है, ठीक है, इन सारी चीजों का भी सर्वे होता है। जब सर्वे हुआ तो उसके अकॉर्डिंग पता चला कि भारत की जो 1/3 भूमि है वो अपनी नमी खो चुकी है। 70% सतही जल प्रदूषित हो चुका है। सोच लीजिए 70% जो है वो जल प्रदूषित हो चुका है। 40% वनस्पति नष्ट हो चुकी है। अब सोच लीजिए जीवन कैसे संभव है।
वन्य जीवों के लगातार शिकार किए जाने और वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पौधों का व्यापार बढ़ने से हजारों की संख्या में जंतु और पादप प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, मनुष्यों ने क्या किया है कि वनों की अंधाधुंध कटाई की है, पशुओं को भी अपने व्यापार के लिए उसका भी शिकार किया है, तो उससे क्या होता है कि वो किसमें आ गए, वो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखने हेतु प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ की रिपोर्ट के अनुसार सामान्य प्रजातियों में चौपाए, कृंतक, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गैंडा और शेर की पूंछ वाला बानर, सन, गाय संकटापन्न प्रजातियां हैं। मतलब ये सब संकटग्रस्त प्रजातियों में है। अगर हम इनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, हमें अगर ये जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, अगर जिस एनवायरनमेंट में ये रहते हैं, अगर वही एनवायरनमेंट इनको दिया जाएगा तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। हमें क्या करना होगा कि हमें इनके अकॉर्डिंग इनको एनवायरनमेंट देना होगा या इनके शिकार पे जो भी इनको मारते हैं उस पे रोक करना होगा। ठीक है बेटा, जैसे कोई रोगी है, ठीक है, अगर रोगी को उसके अकॉर्डिंग दवा नहीं दी जाएगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर दवा नहीं दी जाएगी तो वो तो मर ही जाएगा ना, वो तो मर जाएगा, वो जिंदा कहाँ रहेगा। वैसे ही जीव जंतु भी हैं, अगर उनको उनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट नहीं दिया जाएगा तो वो विलुप्त हो जाएंगे। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन सुमेघ प्रजातियां हैं। ये सब सुमेघ प्रजातियां मतलब वो हैं, वो पृथ्वी पर है लेकिन धीरे धीरे संकटग्रस्त स्थिति में आ रही हैं। ध्रुवीय भालू, एशिया का जंगली भैंसा, रेगिस्तानी लोमड़ी तथा धनेश पक्षी दुर्लभ प्रजातियां हैं। अंडमान का चैती, निकोबार का कबूतर, अंडमान का जंगली सुअर तथा अरुणाचल प्रदेश का मिथुन स्थानिक प्रजातियां और एशियाई चीता तथा गुलाबी सिर वाली बत्तख विलुप्त प्रजातियां हैं। ठीक है बेटा, आप लोग ये जरूर ये सारे जो पॉइंट है उसको जरूर पढ़िएगा कि विलुप्त, लुप्त, संकटग्रस्त, स्थानिक प्रजातियां में कौन कौन लोग आते हैं। ठीक है, अंतिम श्रेणी को छोड़कर इन सभी प्रजातियों की रक्षा की जाती है, जानिए अन्यथा इनका पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं उनकी तरफ फोकस थोड़ा कम करके जो विलुप्त नहीं हुए हैं उनकी तरफ हमें फोकस करना है। अब जो विलुप्त हो चुके हैं अब उनको क्या, उनके बारे में सोचना बेकार है, लेकिन जो हैं, जो इस धरती पर हैं, उनको तो हम लोग सुरक्षा प्रदान करें। ठीक है, फिर आता है वन्य प्राणियों को विलुप्त होने से रोकना। पेड़ पौधे एवं प्राणी प्रजातियों की एक बड़ी संख्या जिनमें सरीसृप मतलब होता है रेंगने वाले जो जीव जंतु होते हैं, स्तनधारी जो पृथ्वी पर रहते हैं या जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको स्तनधारी कहते हैं। पक्षी, जलचर, पानी में रहने वाले, उभयचर सम्मिलित हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं। इनके संरक्षण हेतु वनों का अस्तित्व आवश्यक है, क्योंकि ये बेटा ये जो जानवर होते हैं वो पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो उनको भोजन कहाँ से मिलेगा, है ना। उपनिवेश काल की नीतियां केवल गिनी चुनी प्रजातियों का संवर्धन करने की रही है। इनके अंतर्गत केवल उन प्रजातियों को महत्व दिया जाता है जो प्रत्यक्ष व्यापारिक वाणिज्यिक लाभ होता है। पता है इसमें क्या होता है कि जिन पेड़ पौधों से, जिन पशु पक्षियों से हमें बहुत ही ज्यादा लाभ होता है, हम लोग बस उन्हीं को क्या करते हैं, उन्हीं की तरफ ध्यान देते हैं। बाकी जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, उसकी तरफ हम लोगों का कोई ध्यान नहीं जाता है। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर इस पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधनों का संरक्षण और परीक्षण किया जाए, यह पारिस्थितिक के संतुलन अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अब हमें क्या करना होगा इनकी रोकथाम के लिए कि हमें समय समय पर उसका सर्वे करवाना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि जो उनका डेवलपमेंट है वो प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं, और हो रहा है या तो किस चीज की कमी है। ठीक है बेटा, तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा।
ठीक है। और आप लोग एक्टिव रहा करिए बेटा, बहुत मोटिवेट, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है। आप लोग हर क्लास में इतना एम बनाइए कि मुझे 95 प्लस लाना है। अपने आप लोगों के मन में आ जाएगा मुझे चाहे जैसे करके पढ़ना है, ठीक है। तो आज हमने कितना दिया बेटा, 22 क्वेश्चन का सीरीज था, क्योंकि आज हम लोगों ने थोड़ा सा घूमा है, उत्तराखंड, बिहार, कहाँ हम लोगों ने, जम्मू कश्मीर, सब जगह घूम फिर के हम लोग फिर अपने घर में वापस आ गए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आज हम लोगों ने 22 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, ठीक है लल्ला। अब हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ।